हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर पधारे हो तो आपका स्वागत है और आपसे एक अनुरोध भी करता हूं कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी नई अपडेट हो, वीडियो हो, वो आपको प्राप्त हो जाए। और इसके अलावा हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, वहाँ से आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर जो इन क्लासों के नोट्स होते हैं उनकी PDF उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, तो अभी जो हमारी क्लास थी वो 1857 की क्रांति से संबंधित है और लगातार चल रही है। ठीक है, इसका जो पहला पार्ट है जो हमने कल अपलोड कर दी थी, आज हम दूसरे पार्ट पर चर्चा करेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति थी उनका जो मुख्य आधार था वो थे अंग्रेज, और अंग्रेजों की हुकूमत से परेशान होकर के राजस्थान की जनता या यूं के भारतीय जनता ने और इसके अलावा सैनिकों ने उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। आंदोलन छेड़ने का कारण क्या था कि प्रारंभ में हमने देखा कि मराठों से लगातार हो रहे आक्रमणों से बचने के लिए राजस्थान की विभिन्न रियासतें या भारत की विभिन्न रियासतों ने क्या किया था, अंग्रेजों के साथ समझौते किए थे। परंतु अंग्रेजों ने इन संधियों के तहत जो नियम बनाए गए थे उनकी अवहेलना करनी प्रारंभ कर दी थी और भारतीय जनता और सैनिकों का हर रूप में शोषण किया था। इसके अलावा भारत की संस्कृति, परंपरागत विचारधारों, इनको भी समाप्त करने का प्रयास किया था, और जिससे क्या हुआ कि लोगों के अंदर इनके प्रति आक्रोश हो गया और वो आक्रोश 1857 की एक महान क्रांति के रूप में उभर कर सामने आया था। इसके अलावा हमने देखा था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो रियासतें थी उनके शासक कौन कौन से थे, एक बात। दूसरी बात, हमने विभिन्न रियासतों में जो राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे गवर्नर जनरल के द्वारा, उनके बारे में भी पढ़ा कि कौन कौन सी रियासत में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। और इसके अलावा राजस्थान की प्रमुख सैनिक छावनियाँ और उन्हीं सैनिक छावनियों में कौन कौन सी सैन्य इकाइयाँ मौजूद थी उन पर भी हमने चर्चा की थी। अब जो आज की क्लास है उसमें हम राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा राजस्थान की जो विभिन्न सैनिक छावनियाँ हैं वहाँ पर किस प्रकार क्रांति की शुरुआत हुई थी उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम हमारी क्लास को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि राजस्थान में जो 1857 की क्रांति है वो नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी और जिसकी तारीख थी 28 में। क्या थी? 28 में। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति थी वो 28 मई को प्रारंभ हुई थी और जो स्थान था वो था नसीराबाद। इसके बारे में हम लाइन टू लाइन पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसकी व्याख्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, ध्यान से सुनना। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो 1857 की क्रांति थी वो 10 मई से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से हुई थी। ठीक है, नसीराबाद में क्रांति के प्रारंभ होने का क्या कारण था कि नसीराबाद में एक 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मौजूद थी। ठीक है, और ये 15वीं जो बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी जो प्रारंभ में क्या थी, अजमेर के जो शस्त्रागार थी उसकी रक्षा कर रही थी। परंतु जैसे ही अंग्रेज अधिकारियों को मेरठ में हुई क्रांति का जानकारी मिली तो उन्होंने क्या किया, इस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया था और वहां पर डीसा से एक यूरोपीय सैन्य टुकड़ी को मंगा लिया था। इससे क्या हुआ कि जो नसीराबाद में सैनिक थे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, उनके मन में ये भावना पैदा हो गई कि वो अंग्रेज अधिकारी उन पर अब विश्वास नहीं करते हैं, और यही वो कारण रहा था जिसके कारण नसीराबाद में जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी ने उन्होंने 28 मई को क्रांति का बिगुल बजा दिया था और वहां के तोपखाने पर अपना अधिकार कर लिया था। और यहाँ से जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली की ओर चले गए थे। ठीक है,
चलिए अब लाइन टू लाइन पढ़ते हैं इसके बारे में। 1857 की क्रांति नसीराबाद से प्रारंभ हुई थी। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद से हुई थी। कहाँ से? नसीराबाद से 28 मई 1857 को। क्रांति के दौरान अजमेर जो कि एक शस्त्रागार था, वहां से मेरठ से आई हुई यह बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नियुक्त थी। ठीक है, प्रारंभ में कहां पर नियुक्त थी? अजमेर में थी, और बाद में इन्हें संदेह के घेरे में लेते हुए इन्हें नसीराबाद भेज दिया था। अंग्रेज अधिकारियों ने इस सेना को अजमेर से हटा करके नसीराबाद भेज दिया गया था, जिससे सैनिकों के मन में क्या हो गया? एक असंतोष की भावना पैदा हो गई कि अंग्रेज अधिकारी अब उन पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी ने इस सेना को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेज दिया था, जिससे इस सेना में असंतोष की भावना भी पैदा हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अजमेर में डिस्सा से आई एक यूरोपीय पलटन तथा अजमेर की 2 मेर टुकड़ियों को शस्त्रागार की रक्षा का दायित्व भी सौंप दिया गया था। अजमेर से नसीराबाद भेजी गई 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के स्थान पर पे डिस्सा से आई एक यूरोपीय पलटन और अजमेर की 2 मेर टुकड़ियों को शस्त्रागार की रक्षा हेतु तैनात कर दिया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी ना, उस समय जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी ना, उस समय राजस्थान में एक भी यूरोपीय सैनिक तैनात नहीं था, परंतु जैसे ही खबर मिली क्रांति की तो उन्होंने बाहरी सैनिक यानी कि यूरोपीय सैनिकों को राजस्थान में बुला लिया था। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी 1857 की क्रांति के समय, और इसके अलावा पहले नहीं है यहाँ पर, पहली कर लेना, पहली बंबई लांसर्स सेना भी विद्यमान थी। कहाँ पर? नसीराबाद में। 30वीं और पहली बंबई तो वहाँ पर पहले से विद्यमान थी, लेकिन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी वहाँ पर जाकर के तैनात कर दी गई। इसी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने अजमेर से हटाए जाने पर क्रोधित होकर के 28 मई 1857 को विद्रोह करके तोप खाने पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। परंतु बंबई लांसर्स जो पहली टुकड़ी थी, उन्होंने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया था, वो विद्रोह में शामिल नहीं हुई थी। हालांकि नसीराबाद में तैनात ये भी थी 15वीं और 30वीं के अलावा, परंतु इस सेना ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था। 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने भी 30 मई को विद्रोह कर दिया था। ठीक है, इस प्रकार 15वीं और 30वीं दोनों ने विद्रोह में भाग लिया था, और अंग्रेज अधिकारी जिनमें न्यूबरी और कोर कमांडर कर्नल पेनी थी, उनकी हत्या भी इन सैनिकों के द्वारा कर दी गई थी। इन्हीं क्रांतिकारी सैनिकों ने न्यूबरी और कोर कमांडर कर्नल पेनी की हत्या कर दी थी। ठीक है, और यहां से ये क्रांतिकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। यहां से ये क्रांतिकारी दिल्ली की ओर प्रस्थान किया तथा 18 जून 1857 को ये दिल्ली में भी पहुंच गए थे। अगर ये क्रांतिकारी उस समय अगर अजमेर में आक्रमण करते वहां के शस्त्रागार पर, तो वहां पर इतनी ज्यादा सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और वहां के शस्त्रागार पर ये सैन्य की टुकड़ियां अपना अधिकार भी कर सकती थी, और जिससे क्या होता 1857 की जो क्रांति थी उसका रूप भी अलग हो सकता था। परंतु न जाने क्या स्थिति रही होगी, इन्होंने अजमेर पर आक्रमण करने की बजाय दिल्ली की ओर चले, क्योंकि इनके मन में यही था कि उस समय जो दिल्ली के मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन्हें अपना नेतृत्व बनाने के लिए ये सभी सैनिक दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस दिल्ली पर की ओर जाती हुई सेना पर लेफ्टिनेंट हिथकोट और मार्टर ने मेवाड़ी सेना के साथ में मिलकर इन क्रांतिकारियों का पीछा करने का भी प्रयास किया था, परंतु वो इन्हें रोक नहीं पाए, उसमें वो असफल रहे थे। ठीक है, 12 जून 1857 को डिस्सा से यूरोपीय सैन्यों की प्रथम टुकड़ी नसीराबाद पहुंची थी, और 10 जुलाई को एजेंट टू गवर्नर जनरल
जो कि उस समय 1857 की क्रांति में पैट्रिक लॉरेंस थे, के द्वारा इस टुकड़ी को नीमच भेज दिया गया था। और इस घटना ने नसीराबाद स्थित सैनिकों में पुनः असंतोष की भावना को जन्म दे दिया था। ये जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी वो तो वहां से चली गई दिल्ली की ओर, और उसके स्थान पर डीसा से एक और यूरोपियन सेनाओं की एक टुकड़ी बुलाई गई थी नसीराबाद में, और उसे 10 जुलाई को एजेंट टू गवर्नर जनरल ने इस टुकड़ी को भी नीमच भेज दिया था, जिससे नसीराबाद में जो सैनिक मौजूद थे उनमें पुनः असंतोष की भावना को जन्म दिया था। ठीक है, वैसे ये पॉइंट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, परंतु किताब में था तो इसलिए आपके सामने रख दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे जो राजस्थान में क्रांति का दूसरा प्रमुख और सबसे बड़ा केंद्र था वो था नीमच। नसीराबाद में हमने पढ़ा कि 28 मई को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, याद रखना है 30वीं और 15वीं और बम्बई, ये तीनों सेना वहां पर विद्यमान थी, परंतु जो क्रांति की शुरुआत थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने की थी। कारण पूछा जाए तो ये हो सकता है कि अजमेर में वो पहले तैनात थे और उन्हें अजमेर से हटा करके नसीराबाद लाया गया, सिर पर संदेह के घेरे में रखते हुए, इसलिए उनके मन में क्रोधित हो गए और वो उन्होंने क्रांति कर दी थी। ठीक है, और उसके बाद में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी उनके साथ आ मिली और वहां से वो दिल्ली की ओर प्रस्थान किए और 18 जून को दिल्ली पहुंच गए थे। अब बात करते हैं नीमच में क्रांति। क्रांति का जो दूसरा केंद्र था वो नीमच था। वहां पर 3 जून 1857 को सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। कितने जून को? 3 जून को। इसमें क्या था कि नीमच में कर्नल एबोट ने सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ भी दिलाई थी, जैसे हिंदुओं को भागवत गीता की और मुसलमान को कुरान की, और स्वयं ने बाइबल की शपथ भी ली थी कि हम अपने स्वामी भक्ति को दिखाएंगे और विद्रोह की भावना नहीं रखेंगे। परंतु उसके बाद में इन सैनिकों ने स्वामी भक्ति की यह बात कहते हुए अवहेलना कर दी कि क्या अंग्रेज अधिकारियों ने अपने जो भी वादे किए थे वो निभाए थे या नहीं। ठीक है, और इसी के साथ 3 जून को नीमच में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इन सैनिकों ने अंग्रेजों के बंगले और घर को जला दिए, और जिसमें एक अंग्रेज सार्जेंट की पत्नी और बच्चों की भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नीमच में जो सैन्य गतिविधियां हुई थी क्रांतिकारियों में, उन्होंने अंग्रेजों के बंगले और घर जला दिए थे, जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज सार्जेंट की पत्नी और उनके बच्चों की भी मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा जो 40 व्यक्ति थे अंग्रेज अधिकारी, उनके बच्चे और पत्नी और परिवार थे, वो भागकर यहाँ से डूंगला गांव चले गए थे, जहां पर मेवाड़ के तत्कालीन शासक स्वरूप सिंह ने उन्हें सहायता प्रदान की थी। अन्यथा उन अधिकारियों और परिवारों को भी ये क्रांति उसमें मार डालते। 40 से अधिक स्त्रियां एवं बच्चों ने डूंगला गांव में शरण ली थी। वहां पर मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह द्वितीय ने इनकी रक्षा की थी और उन्हें सुरक्षित उदयपुर के जग मंदिर में भी ले आए थे। ठीक है, और वहां पर उनकी खूब सेवा की थी और बाद में अंग्रेजों ने इन्हें सम्मानित भी किया था। इसके अलावा नीमच से आगे बढ़ते हुए क्रांतिकारियों ने शाहपुरा पहुंचे, और जहां पर शासकों ने क्रांतिकारियों के भोजन एवं ठहरने की भी व्यवस्था की थी। ठीक है, नीमच से जो क्रांतिकारी थे वो दिल्ली की ओर प्रस्थान किए, और सबसे पहले वो शाहपुरा पहुंचे, जहां पर वहां के शासकों ने उनको भोजन करवाया और उन्हें ठहरने की व्यवस्था भी की थी। शाहपुरा से क्रांतिकारी निम्बा हेड़े पहुंचे, और वहां पर जो आम जनता थी उन्होंने उनका स्वागत भी किया था। ठीक है, और यही नीमच वाली जो सैन्य टुकड़ी थी वो देवली गई, और देवली में भी इन्होंने सैन्य क्रांतिकारी घटनाएं की थी। इसके बाद में क्रांतिकारी देवली पहुंचे, देवली जो टोंक में है, और वहां पर कोटा कंटिजेंट के जो सैनिक थे उनको भी अपने साथ ले गए थे। और इस प्रकार देवली में जो क्रांतिकारी घटना हुई थी वो वहां पर किसने की थी? तब हमारा उत्तर रहेगा नीमच के जो सैन्य थे उन्होंने ही वहां पर क्रांतिकारी घटनाओं की शुरुआत की थी। कोटा कंटिजेंट की सैनिकों को लेकर के वो आगरा गए। आगरा के जो जेल थी वहां पर आक्रमण किया, और जो सैनिक कैद थे उन्हें रिहा करवाए, और वहां से वो दिल्ली की ओर चल पड़े।
आगरा में जेल में कैद सैनिकों को मुक्त करवाकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था नीमच के सैनिकों ने। आगे चलते हैं। क्रांतिकारियों ने नीमच से चले जाने पर एजीजी लॉरेंस के नेतृत्व में कप्तान सोवर्स ने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की राजकीय सेना की सहायता से 8 जून को नीमच पर अपना पुनर्धिकार किया था। कब? 8 जून को। ठीक है। 3 जून में वहां पर सैनिकों ने क्रांति की और नीमच से वो के शाहपुरा से वो निम्बाहेड़ा, वहां से देवली गए और देवली में कोटा कंटिजेंट के सैनिकों को अपने साथ में लिया और वहां से गए वो आगरा की जेल को से जो कैदी थे, सैनिक थे, उन्हें रिहा करवाया और वहां से वो दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। और इसी बीच सावर्स ने, जो कि कोटा, बूंदी और मेवाड़ की संयुक्त सेना लेकर के नीमच आ पहुंचा और 8 जून को नीमच पर उन्होंने पुनः अपना अधिकार भी कर लिया था। ठीक है। ये हो गए हैं 2 सैनिक छावनियां और इसके साथ हमने देवली टोंक वाला भी कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एरिनपुरा। एरिनपुरा जो कि वर्तमान में कहां पर है? पाली में है। यहां पर एरिनपुरा में जो सैनिक थी वो थी जोधपुर लीजन। एरिनपुरा में जोधपुर लीजन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। जोधपुर लीजनों की एक टुकड़ी थी, वो थी 8 इकाइयां पूर्वियों सैनिकों की। 8 इकाइयां पूर्वियों सैनिकों की भी थी जोधपुर लीजन में। इसी लीजन की एक टुकड़ी सिरोही राज्य में तैनात थी और इस टुकड़ी ने अबू में भी विद्रोह किया था। किसने? जोधपुर लीजन की जो एक सैन्य टुकड़ी अबू सिरोही में विद्यमान थी, उन्होंने अबू में विद्रोह किया और अबू में विद्रोह करने के बाद में वो कहां पर है? एरिनपुरा में। और एरिनपुरा में कब विद्रोह किया था? 21 अगस्त 1857 को। 21 अगस्त 1857 को उन्होंने एरिनपुरा में विद्रोह कर दिया। और एरिनपुरा में विद्रोह करने के बाद में इन्होंने क्या किया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ इन्होंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। और इसी बीच में उनकी मुलाकात हुई अउवा के ठाकुर कुसाल सिंह। और ये अउवा कहां पर है? ये पाली में है। उसमें मारवाड़ रियासत का भी ये भाग था। ठीक है। याद रखने वाले पॉइंट है इसमें कि एरिनपुरा में कौन सी सेना ने विद्रोह किया था? वो थे जोधपुर लीजन। इसके अलावा पूर्वीय सैनिकों की बात पूछे जाए तो ये भी जोधपुर लीजन के भाग थे। इन्होंने जोधपुर लीजन ने सबसे पहले अबू सिरोही में अपनी विद्रोह किया था और वहां से एरिनपुरा में आए थे। और एरिनपुरा में कब विद्रोह किया था? 21 अगस्त को। कितने अगस्त को? 21 अगस्त 1857 को इन्होंने एरिनपुरा में भी विद्रोह कर दिया। और वहां से इन्होंने क्या किया? चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ किस सैनिक छावनी दिल्ली की ओर आगे बढ़े थे? तो जोधपुर लीजन सैन्य कमांड हो सकती है और उसमें स्थान पूछा जाए छावनी का तो वो हो सकते हैं एरिनपुरा। ठीक है। एरिनपुरा याद रखने वाले पॉइंट हैं ये। और ये आरबीएससी और एनसीईआरटी किताबों में है तो इसलिए ये और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि आरपीएससी के जो अध्यक्ष है साहू सर ने ये बयान दिया था कि जो मूल किताबें पढ़ेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो इसमें हम जो किताबों में दिए गए हैं वही लेकर आए हैं और वही जो सार है आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा किसी भी गाइड का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। और इसी सैन्य टुकड़ी की मुलाकात अउवा के ठाकुर कुसाल सिंह से हुई थी। ठीक है। एरिनपुरा के। अब हम बात करते हैं ठाकुर कुसाल सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। तो इसमें जो प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि अउवा के ठाकुर के साथ और कौन थे, जैसे अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, आलिनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, इसके अलावा गुल्लर के ठाकुर बिशन सिंह भी अपनी सेना लेकर के अउवा के ठाकुर के, जिनका नाम कुसाल सिंह और खुशाल सिंह दोनों मिलता है, उनके समर्थन में आ जुटे थे। तो उधर दूसरी तरफ है जोधपुर के तत्कालीन शासक तख्त सिंह ने सिंघवी कुशलराज तथा लेफ्टिनेंट हितकोट के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी कि वो अउवा में जो विद्रोही गतिविधियां पनप रही है उन्हें दबाए। और इसी बीच मारवाड़ की जो राजकीय सेना है और कुशाल सिंह की सेनाओं के बीच में
8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था, जिसे बिथोरा का युद्ध कहा जाता है। जिसे कौन सा युद्ध कहा जाता है? बिथोरा का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने राजकीय सेना को भी पराजित किया था। ठीक है, बिथोरा के युद्ध में 2 युद्ध हुए थे, एक बिथोरा का, दूसरा चेलावास का। चेलावास का 18 सितंबर को, क्योंकि चेला बाद में आता है, गुरु पहले आता है। इसी संघर्ष में किलेदार अनार सिंह जो राजकीय सेना में शामिल थे वो मारे गए और हितकोट और कुशाल राज भाग खड़े हुए थे वहां से। इसके बाद में एक बार पुनः एजीजी लॉरेंस स्वयं ने एक सेना लेकर के अहुआ पहुंचे और उनके साथ मारवाड़ की राजकीय सेना भी शामिल थी। क्रांतिकारियों के साथ 18 सितंबर को एक संघर्ष हुआ जिसमें लॉरेंस को हार का सामना करना पड़ा था। और इस 18 सितंबर के युद्ध को एक अन्य नाम चेलावास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह चेलावास नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और इसी चेलावास के युद्ध में क्या हुआ था, जो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मोकमेंसन, उसकी हत्या कर दी थी और उनके जो शव को अहुआ के किले पर लटका भी दिया गया था। इस संघर्ष को चेलावास का संघर्ष भी कहा जाता है। और इस संघर्ष में जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन क्रांतिकारियों के हाथों मारे गए और इनको सिर को काटकर अहुआ के किले पर लटका दिया था। और यही घटना थी जिसके कारण राजस्थान पूरे भारतवर्ष में चर्चित रहा। और ये अहुआ था और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। इसके बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, इसके प्रति अधिक रुझान लिया और इनके दमन करने के लिए कैप्टन होम्स को सेना लेकर के भेजा था। अहुआ के विद्रोह को दमन करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अहुआ के ठाकुर से बदला लेने के लिए ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी थी और जो कि अहुआ पहुंची। वहीं दूसरी तरफ अहुआ के ठाकुर ने मेवाड़ के जागीरदार समंत सिंह को भी पत्र भेजकर सहायता प्राप्त की थी। और इसके अलावा अहुआ के ठाकुर ने अपने कुछ जागीरदार थे साथियों, उनको दिल्ली के सम्राट से सहायता प्राप्त करने हेतु भी भेजा था। तो मेवाड़ का शासक जागीरदार कौन था? समंत सिंह था, जिन्होंने अहुआ के ठाकुर का साथ दिया था। इसके अलावा अशोक के ठाकुर शिवनाथ सिंह, अलिनियावास के ठाकुर अजीत सिंह, बोगावा के ठाकुर जोध सिंह, बसवन्ना के ठाकुर चांद सिंह और तूलगिरी के ठाकुर जगत सिंह, इन सभी ने को दिल्ली के सम्राट से सहायता प्राप्त करने हेतु दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। जब होम्स ने अहुआ पर आक्रमण कर रहा था उसी समय इन जागीरदारों को दिल्ली भेजा गया था कि वो मुगल सम्राट से हम सहायता प्राप्त करें और इस सहायता से हम अंग्रेज अधिकारियों का दमन कर सके। परंतु सहायता सही समय पर नहीं हो पाई थी। और इसी बीच 20 जनवरी 1858 में अहुआ पर होम्स ने आक्रमण कर दिया। और जब अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को ये लगा कि हमारी विजय तो नहीं होगी, तो वो स्वयं सलूम्बर चला गया था। और सलूम्बर के जो उस समय तत्कालीन जागीरदार थे वो थे केसरी सिंह। ठीक है, सलूम्बर के रावत केसरी सिंह के पास चले गए थे और अहुआ का जो भार है वो अपने भाई जो कि लांबिया के ठाकुर थे पृथ्वी सिंह को सौंप दिया था। किसे? पृथ्वी सिंह को सौंप दिया था। और स्वयं ऐसा माना जाता है कि 23 जनवरी की रात थी। 20 जनवरी को होम्स ने आक्रमण किया था। 2-3 दिन तो उन्हें होम्स को उलझाया रखा। और 23 जनवरी की रात जब बारिश थी और भयंकर आंधी चल रही थी, उसी का फायदा उठाते हुए अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह स्वयं सलूम्बर चले गए थे और अपने भाई पृथ्वी सिंह को अहुआ का भार भी सौंप दिया था। और अंततः 24 जनवरी 1858 को अहुआ पर होम्स ने अपना अधिकार कर लिया तथा भोरत, लांबिया और बिमालिया गांव को तहस नहस कभी कर दिया था। और ऐसा माना जाता है कि बहुत बेहरमी से जो बच्चे, स्त्रियां, बूढ़े पुरुष, इन सभी का नरसंहार किया गया था अंग्रेजी सेनाओं के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सेना ने अहुआ के ठाकुर जो कि कुलदेवी है, अहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी है, सुगाली देवी की मूर्ति भी अपने साथ लेकर के चले गए थे।
और जो आज भी अजमेर के जो म्यूजियम है वहाँ पर रखी हुई है। और अंततः ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 अगस्त 1860 को नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने क्या देखा था? नसीराबाद, जहाँ पर सैन्य गतिविधियां प्रारंभ हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई को। और वहाँ से नसीराबाद के जो सैनिक थे 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, वो वहाँ से दिल्ली गए। और दूसरी तरफ नीमच, जहाँ पर 3 जून को सैनिकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रारंभ कर दिया था, और वो भी वहाँ से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। और इसी बीच जो रास्ते में देवली आया, और देवली में भी जो कि सैन्य ठिकाना था, छावनी थी, वहां पर भी उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को शुरू किया। और उसके बाद में वो वहां से दिल्ली की ओर प्रस्थान किए गए थे। इसके बाद में हमने पढ़ा एरिनपुरा, जहां पर जोधपुर लीजन की सेनाओं ने 21 अगस्त 1857 को विद्रोह किया। और इसी एरिनपुरा की जो सेना जो चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे से दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रही थी, तो इनके रास्ते में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह से मुलाकात हुई। और फिर कुशाल सिंह ने और मेवाड़ और मारवाड़ के अन्य जागीरदार भी इन सेना के साथ में आ गए थे। और अंग्रेजों और मारवाड़ की राजकीय सेनाओं के साथ 8 सितंबर को बिथौरा का युद्ध, 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध हुआ था। इन दोनों युद्धों में राजकीय सेना की पराजय हुई थी और ठाकुर कुशाल सिंह की विजय भी हुई थी। और इसी युद्ध में, चेलावास के युद्ध में, मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन की हत्या करके उनके सर को आवा के किले पर लटका दिया था। इसके बाद में ब्रिटिश अधिकारियों ने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक सेना भेजी, जिसने 20 जनवरी 1858 को आक्रमण किया किस पे? आवा पर। और 24 जनवरी को आवा पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद में अंततः अगस्त 1860 में आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने 1857 की क्रांति में जो प्रारंभिक सैनिक छावनी थी उनके बारे में, इसके अलावा नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा और आवा के ठाकुर कुशाल सिंह का इन क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या योगदान था, उन पर चर्चा की थी। अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें हम मेवाड़ में क्रांति के स्वरूप, इसके अलावा कोटा में क्रांति के स्वरूप, और इसके अलावा राजस्थान की जो छोटी छोटी रियासतें थी और वहाँ पर जो छोटी मोटी क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और उसके बाद में जो अगली क्लास रहेगी उसमें हम 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक बात पुनः आपको कह देता हूँ कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो तो आप सभी का स्वागत है। और लगातार आप हमसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए भी आपका मैं अपनी पूरी टीम से की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और लगातार आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें। और यहाँ पर आपको राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्लासें हैं वो उनका अध्ययन करवाया जाएगा। और इन जो क्लासें हैं उनका जो आधार है वो हर क्लास में मैं कह देता हूं कि कक्षा 6 और 12 की जो NCERT है और RBSE है, उनके अलावा और किसी भी गाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी क्लास है उनकी अगर PDF प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल जिनका नाम सिलेक्शन पॉइंट है, उसका जो लिंक है वो YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।